नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। कहते हैं संकल्प में विकल्प का ना होना ही संकल्प में सिद्धि। अब जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है उन्होंने भी ऐसा ही संकल्प लिया। संकल्प ऑफिसर बनने का और इसके आगे कोई विकल्प नहीं। हमारे साथ सानिया रिजवी जी, जिन्होंने सीजीपीएससी 2019 यानी कि छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस परीक्षा में 399 रैंक हासिल की है। मैं स्वागत करती हूँ सानिया रिजवी जी का स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। सानिया जी, हमें बहुत खुशी है कि आप आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं और आपकी जो कहानी है, जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं सभी को बता दूं तो सानिया जी विजुअली इम्पेयर्ड हैं और उन्होंने एक संकल्प लिया ऑफिसर बनने का एंड शी अकम्प्लिश दैट। We are very glad, Sania, that you have joined us and you'll be sharing your journey. Thank you so much for inviting me on such an amazing platform. सानिया, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। ये पता है कि आप सीजीपीएससी 2019 में द एग्जामिनेशन और आप बहुत जल्द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा सा जो अभी तक की जर्नी रही है एग्जामिनेशन क्लियर करने से पहले, आप अपने बारे में थोड़ा सा सभी को बताएं। ओके, मेरा नाम सानिया रिजवी है, जैसा कि आप सबने सुना, और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। जब मैं 1.5 साल की थी तो मुझे मेडिसिन रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से मेरा ऑलमोस्ट 95% आई साइट चला गया। बट मतलब जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने ये संकल्प लिया कि मुझे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल देंगे, जिसके लिए उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मतलब जो अलग से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए जो स्कूल्स होते हैं, उन्होंने उसमें मुझे एडमिट नहीं करवाया। नॉर्मल स्कूल्स में मुझे एडमिट कराया एंड मैं उसको उनका बेस्ट डिसीजन मानती हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर्स हाई स्कूल बिलासपुर से करी एंड देन मैंने बीटेक किया एनआईटी रायपुर से। बीटेक के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हो गई थी कि शायद मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहतर कर पाऊंगी। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन जैसे फील्ड में जाती हूँ तो मैं बेहतर कर पाऊंगी। तो मैंने फिर 2019 में सीजीपीएससी की तैयारी शुरू करी एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सीजीपीएससी क्लियर किया। और मैं जो मेरा आई साइट इतना कम है कि मैं बुक्स को रीड नहीं कर सकती, तो मैं सिर्फ सुन के पढ़ती हूँ। और मतलब मैं दूसरे की आवाज पे डिपेंडेंट हूँ। मुझे डिक्टेट किया जाता है। सीजीपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा होता था, तो मुझे डिवाइड करना पड़ता था जो मेरी बुक्स हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट ये इंसान डिक्टेट कर देगा, ये ऐसे मुझे डिवाइड करना पड़ता था। अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ता था, टारगेट बनाना पड़ता था कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे इसको कंप्लीट करना है। और सुन सुन के कई बार चीजें मैं रिकॉर्ड खुद भी किया करती थी ताकि मैं रिवाइज कर सकूं। बट बचपन से ही सुनने की आदत थी, तो इस वजह से मेरा जो मेमोरी पावर था काफी, मतलब इस चीज ने मुझे हेल्प किया कि जो मेरी मेमोरी है वो काफी इन चीजों में काफी शार्प है कि मुझे जल्दी चीजें याद हो जाती हैं। मैं 2 से 3 बार में भी सुन लूं तो मुझे चीजें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। तो इस तरह से मुझे सीजीपीएससी के वास्ट सिलेबस में भी मेरी मेमोरी पावर ने हेल्प की कि मैं हर चीज को अच्छे से लर्न कर सकूं, और इससे में मैंने एग्जाम क्लियर किया। तानिया, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। एक आपने पहले तो अपने माता पिता को अप्रिशिएट देती हैं कि उन्होंने एकदम ही नॉर्मल लाइफ आपको देने की कोशिश की एंड फिर एनआईटी रायपुर में आप जब थे तो देन यू रियलाइज कि यू मेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, ट्रिगर पॉइंट क्या था कि आपको लगा कि यस नाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर सीजीपीएससी, एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है? एक्चुअली जब मैं बीटेक कर रही थी तो फाइनल ईयर में सारे कैंपस एंड ऑल आ रहे थे, तो पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैं अगर इस फील्ड में मतलब आगे काम करती हूँ, जैसे मैंने आईटी से किया था, तो मुझे लगता था कि मैं अपना 100% नहीं दे सकती। मैं उस टाइम से फाइनल ईयर में जो थी तब से ही मैं काफी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स एंड ऑल पढ़ा करती थी। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है कि मुझे वो चीजें बहुत ट्रिगर करती थी। लाइक जब मैं कुछ आर्टिकल्स ऐसे पढ़ती थी जो पावर्टी पे हो, या मतलब जो बहुत सीरियस कंडीशंस पे हमारी सोसाइटी की जो आर्टिकल्स होते थे, तो और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं स्टडी आईक्यू से ही द हिंदू एनालिसिस सुना करती थी हमेशा से। तो मुझे ये चीज ऐसा लगता था कि ये चीज चेंज होनी चाहिए इसके लिए, मतलब, और हमें ये चीज पता है कि अगर हमें कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में तो हमें उसके लिए अथॉरिटी चाहिए। और मुझे ये चीज समझ आने लगी थी कि अगर मैं ऐसा चेंज चाहती हूँ तो
मुझे खुद एडमिनिस्ट्रेशन में आना जरूरी है, और ताकि मेरे पास एक अथॉरिटी हो, पावर हो, तो मैं खुद ये चेंजेस ला सकूं। सिर्फ पढ़ने से या सोचने से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं हो सकता है। आपको अगर बदलाव लाना है तो आपके पास अथॉरिटी होना चाहिए। तो इस वजह से मतलब वो चीजें मेरे दिमाग में आने लगी कि नहीं, मुझे शायद एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। यानी आपने जब एक बार संकल्प ले लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, फिर तैयारी कैसे शुरू की? मैंने पहले तो सिलेबस देखा। एक्चुअली मैं यूपीएससी के भी सिलेबस से थोड़ी सी अवेयर थी, क्योंकि मैं स्टडी आईक्यू के चैनल से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। मैं इसमें सारे सब्जेक्ट्स के, जैसे गौरव सर हैं, मैं इन सबके वीडियोस देखा करती थी। तो मुझे एक इंडिया के जो इस ओवरऑल सिलेबस है उसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया था। फिर जब सीजीपीएससी की मैंने शुरुआत की, तो पहले मैंने सीजी का सिलेबस देखा। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि एकदम न्यू है मेरे लिए। तो फिर मैंने कोचिंग क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन करी, और वहां से मैं बहुत एकदम सिंसियरली मैं टारगेट बना बना के ऐसे पढ़ती थी कि मुझे आज दिन भर में ये कंप्लीट करना है। जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसको आगे अच्छे से पढ़ना, मतलब एक सिंसियरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मैं उस सिलेबस को मतलब साइड बाय साइड पढ़ती जाती थी। तो इस तरह से मैंने किया। तानिया, जैसे आप अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी और कैसे एग्जामिनेशन को समझा, तो आपको बहुत सारे लोग इस समय देख रहे हैं जो आपकी जर्नी से इंस्पायर होके हो सकता है सीजीपीएससी की तैयारी करें, तो उनको डिमांड कैसे समझनी है एग्जाम की? सबसे पहले तो ये है कि कंपटीशन काफी ज्यादा है, और अब जो है पेपर का लेवल भी काफी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी 2021 का भी जो था, एक अच्छा स्टैंडर्ड में सेट किया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर एक एस्पिरेंट हो, तो आप पहले ये रिकॉग्नाइज करो सबसे पहले कि आप इस फील्ड के लिए मतलब बने हो या नहीं। जब आप सिलेबस रीड करते हो, जब आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो आपको समझ आने लगता है कि आपको मतलब इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप मतलब सारे ही लोगों को सीजीपीएससी ही क्लियर करना है या सिविल सर्विसेज में जाना है। हर इंसान का अपना अपना कैलिबर होता है, अपना अपना टैलेंट होता है। तो सबसे पहले तो एक एस्पिरेंट को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो इस फील्ड के लिए है या नहीं। उसके लिए आप सिलेबस उठाइए, पढ़िए, और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आप इसके लिए मतलब है या नहीं। उसके बाद फिर एग्जाम के लिए मतलब ऐसा है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं बहुत ज्यादा, और आप जितना पूरा सिलेबस है उसको अच्छे से समझ के, और पिछले साल के पेपर्स को रिकॉग्नाइज करके आप साइड बाय साइड अच्छे से अपना स्मार्ट वर्क लगा के अगर आप पढ़ते हो, तो आप एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो। और स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को भी अपना लेवल थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा और डीप में जाके स्टडी करना पड़ेगा। अब पुराने पैटर्न्स को एकदम आप उसके भरोसे नहीं रह सकते। तो इस तरह से एग्जाम की डिमांड मतलब आपको अपना दिमाग लगा के खुद से समझना होगा, और अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा और लेवल अप करना होगा, ताकि आप कंपटीशन में एक अलग से मतलब दिख सके। सानिया, ये तो आपने बताया कि एग्जामिनेशन की डिमांड को कैसे समझना है और क्या अप्रोच होना चाहिए। मैं थोड़ा सा फिर आपकी जर्नी पे स्पेसिफिक आना चाहूंगी। आपने बताया कि 95% आपको नहीं दिखता था। कैसे पढ़ाई करती थी, कैसे दिनचर्या अपनी स्केड्यूलिंग करती थी आप? सबसे पहली बात तो कि जब मैं इतनी छोटी थी, ये चीज मुझे तभी हो गई थी। तो मेरे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गई थी ये चीज, तो मैं अडेप्ट हो चुकी थी इसके लिए। तो मेरे लिए मतलब जब मैं बड़ी होने लगी तो कोई न्यू चीज नहीं थी कि मेरे साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत बड़े होने के बाद उनका विजन जाता है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो बचपन से ही मैं उसी लाइफस्टाइल में ही रही हूँ। एक तो मैं स्कूल में जब पढ़ती थी तो वहां सब टीचर्स ने बहुत कोऑपरेट किया। मेरे जो फ्रेंड्स थे, जब मैं बोर्ड एग्जाम्स होते थे 10th 11th 12th, तो उस टाइम जो मेरे फ्रेंड्स थे वो तक मुझे डिक्टेट किया करते थे। मतलब मेरी पूरी जर्नी सिर्फ सुन के ही पढ़ना मतलब ऐसी रही है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो या कहीं भी हो। स्कूल में मैं अपने एग्जाम्स खुद लिखा करती थी। मैं ब्लैक स्केच पेन से बहुत डिस्टॉर्टेड हैंडराइटिंग में लिख लेती हूँ। और टीचर्स ने मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू माय स्कूल एंड कॉलेज टीचर्स कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया उस हैंडराइटिंग को पढ़ने के लिए, वो टाइम निकालते थे। तो ऐसे रहा कि जब मैं बड़ी क्लासेस में जाती गई तो फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की, डिक्टेट करते थे मुझे, मेरे साथ पढ़ते थे, बोल बोल के पढ़ते थे। उसके अलावा मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत ट्यूटर्स लगा रखे थे जो मुझे डिक्टेट किया करते थे। तो इस तरह से, और कोई डायग्राम होता तो ब्लैक स्केच पेन से बड़ा बड़ा बना के दिखाना। अब तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि आजकल गूगल पे हर चीज मिल जाता है जो मैं जूम करके देख लेती हूँ, या यूट्यूब जैसे ऑनलाइन ये जो मीडियम्स हैं इन्होंने मुझे अब बहुत हेल्प की। उस टाइम स्कूल के टाइम इतना नहीं था। स्कूल मैंने जैसे तैसे इस तरह से लोगों की मदद से किया। फिर बीटेक में जब मैं बीटेक कर रही थी तो बहुत प्रैक्टिकल होता है, इंजीनियरिंग जो होता है सब बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे। तो
उसमें भी मतलब मैं यही बोलूंगी कि आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि दोस्तों के मामले में मतलब मैं बहुत लकी रही हूँ। मुझे हमेशा ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने इतनी हेल्प कर देते हैं कि मेरी जो कोई भी जो जर्नी होती है वो बहुत इजिली निकल जाती है। लाइक बीटेक के दौरान भी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बने थे जो हॉस्टल में अपने साथ साथ मुझे भी डिक्टेट किया करते थे, अपना भी पढ़ते थे और जोर जोर से पढ़ते थे ताकि मेरे को डिक्टेट हो सके। तो कॉलेज मैंने बीटेक भी इसी तरह से क्लियर कर लिया। जब मैं सीजीपीएससी की लाइन में आई तो स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि कोचिंग में 1000 बच्चे हैं, उनके बीच में आपका तरीका अलग है पढ़ने का, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो। वहां पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, उनके बीच में आपको ऐसा दिखना है कि नहीं आप किसी से अलग नहीं हो, बस आपका तरीका अलग है। तो मैं फर्स्ट बेंच में बैठा करती थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू द कोचिंग स्टाफ ऑल्सो कि मेरे को बहुत मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। मेरे लिए फर्स्ट बेंच में सीट रिजर्व रहती थी, मुझे रिकॉर्डिंग करना अलाउड था, तो मैं रिकॉर्ड करती थी क्लास को। और टीचर्स ने मुझे बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट किया जैसे बाकी बच्चों को ट्रीट करते थे। बिल्कुल अगर मैं आंसर नहीं कर रही हूँ तो मुझे भी डांटा गया है क्लास में, बिल्कुल ऐसे नहीं, सिंपैथाइज कभी नहीं किया। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे कभी सिंपैथाइज नहीं किया गया। तो मैं क्लास में एकदम सिंसियरली पढ़ती थी, सुनती थी एकदम पूरा, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनती थी क्लास को, उसके बाद रिकॉर्ड करती थी, उसको भी सुना करती थी आके। उसके अलावा जो मेरी कोचिंग मटेरियल थे और जो मेरी बुक्स थी जो मुझे रीड करनी होती थी, तो मेरी एक मैम है कपिला मैम, जिनकी मतलब अगर वो नहीं होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे दिन रात डिक्टेट किए हैं बुक्स को। कोविड का टाइम था जब मैंने ये एग्जाम क्लियर किया, मैं सब कुछ ऑनलाइन पढ़ रही थी उस वक्त में। वो मुझे कॉल्स पे 1.5 2 2 घंटे के कॉल्स पे वो मुझे बुक्स डिक्टेट किया करती थी। दिन में ऐसे 3 से 4 कॉल करती थी वो, मेंस के एग्जाम के टाइम, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस था। तो उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब शी हेल्प मी लाइक अ मदर। तो वेरी थैंकफुल टू हर। तो ये जो सीजीपीएससी की जो जर्नी है उसमें मतलब अगर वो नहीं होती तो मैं शायद कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोचिंग का सुनना, रिकॉर्ड करके वापस सुन लेना वो तो मेरा काम था, लेकिन बुक्स को मैं कैसे रीड करती। तो बुक्स को रीड करना, उसको बार बार रिवाइज करवाना, मुझसे क्वेश्चंस पूछना या फिर उसको सॉल्व करवा के मेरे आंसर्स देखना, ये सब उन्होंने बहुत मेरी मदद की है। तो इस तरह से मतलब मैं अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेती थी कि इतने से देर से इतनी देर मुझे क्लास के बाद रिकॉर्डिंग सुननी है, फिर उनको कॉल करना है और उनसे वो बुक का इस सब्जेक्ट को रीड करना है। तो मेरा ऐसा हर दिन का टारगेट सेट होता था, मेरा टाइम टेबल हमेशा फिक्स था। और मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलूंगी कि अगर आप एग्जाम के बारे में, इस तरह के एग्जाम के बारे में सोचते हैं, आपका हमेशा टारगेट फिक्स होना चाहिए, आपका टाइम टेबल हमेशा फिक्स होना चाहिए। आप ये मत देखिए कि नंबर ऑफ आवर्स, आप कितना नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहे हो। आप भले नंबर ऑफ आवर्स आपके कम है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिव स्टडीज होनी चाहिए, जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। कि अगर आप आज 8 घंटा पढ़ रहे हो तो कल शायद आपको ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाए कि आप ना पढ़ पाओ, लेकिन एटलीस्ट 2 घंटा भी पढ़ो दूसरे दिन और प्रोडक्टिव पढ़ो। कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर आप इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में सोच रहे हो। अरे ये तो बताया आपने, और आपकी जर्नी से एक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है और सीख भी है, क्योंकि अ, हम एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे दे देते हैं, लेकिन अगर टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए एक एक रीजन ही काफी है। इसलिए उस एक रीजन के लिए आप जितनी मेहनत हो सके और अपनी तरफ से आप जितना भी कुछ कर सके उसके लिए करिए, क्योंकि मंजिल पे पहुंचने के बाद नजारा कुछ और ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तानिया, ये तो आपने बताया कि डिक्टेशन की वजह से, डिक्टेशन ही एकमात्र सोर्स अगर हम कह सकें पढ़ाई का था। कैसे रिटेंशन होता था? रिवीजन हम कहते हैं, हमेशा बात करते हैं रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन। आपके केस में आपने कैसे रिवीजन किया? मेरा एक तो जैसे कि जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, यूट्यूब वगैरह, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं सच में अगर ये नहीं होता तो शायद मेरे लिए इम्पॉसिबल होता। तो मैं बहुत सारे ऐसे चैनल्स से जुड़ी हुई थी जहाँ पे वो सब्जेक्ट्स के वीडियोस डालते थे, मैं उसको सेव कर लेती थी, उसको कई बार सुना करती थी। क्लास की रिकॉर्डिंग मेरे पास एकदम अप टू डेट रहती थी कि मेरे पास एक सब्जेक्ट वाइज मैंने उसको पेन ड्राइव में रखा हुआ था, उसी को मैं बार बार सुना करती थी। उसके अलावा मैं एक चीज और करती थी, जैसे कि हमारे पेपर नंबर 7 में एक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो बहुत फैक्चुअल चीजें होती है जहाँ पे आपको मतलब सेक्शंस और उसमें डेफिनेशंस कैसे याद करना है। और मेंस के टाइम हमारा ऐसा पेपर होता है ना कि आप 4 दिन पेपर लगातार देते हो, एक दिन में 2 पेपर होते हैं और आपको आके रिवाइज करना है। तो बाकी बच्चे क्या करते हैं कि सिनॉप्सिस तैयार कर लेते हैं, उनके नोट्स होते हैं, मैं तो पढ़ नहीं सकती हूँ, उसको मुझे सुनना है।
तो मैं ऐसे टाइम पे ऑडियो नोट्स बनाया करती थी, मतलब मैं अपनी ही आवाज में, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेंस के टाइम ये चीज मुझे रिवाइज करनी होगी एक दिन पहले, उन सब चीजों को मैं रिकॉर्ड करके अपने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में बना के, अकेले का ग्रुप उसमें पूरा रिकॉर्डिंग्स रखती थी सब्जेक्ट वाइज, और फिर मैं उसको एग्जाम के एक दिन पहले सुन के जाती थी। तो मतलब मेरे रिवीजन का सोर्स तो मेरी डिक्टेटर्स यही, मतलब जिनको मैं कभी भी कॉल करती थी कि मैम मुझे ये चीज सुना दीजिए वो, और मेरे ये चीज रिपीट कर दीजिए। उसके अलावा मतलब मैं खुद के भी अपने पास बहुत सारे सोर्सेज रखती थी जो मैं बार 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 सुन सकूं। वो लिंक सेव करना, चाहे ऑडियो सेव करना, ये सब मतलब मैंने बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत सोच सोच के, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम आते थे लाइफ में जहाँ पे इतना चैलेंजिंग होता था कि शायद कई लोग गिव अप भी कर दें, क्योंकि जब एग्जाम बहुत पास आने लगता था, हमें मेंस की डेट आती थी एक महीने 1.5 महीने पहले हमारी डेट आती थी, तो बहुत हेक्टिक हो जाता था। मतलब ऐसा है कि अब मेंस 1-1.5 महीने बाद है, तो आपको कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना है। तो उस ड्यूरेशन में मैं बहुत टेंशन में आ जाती थी कि अब मैं कैसे लोगों से बोलूं कि मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मुझे कौन रिवाइज कराएगा, सबको सब्जेक्ट डिवाइड करना। तो बहुत चैलेंजिंग होता था, लेकिन मैं सोल्यूशन निकालने लगती थी उस चीज का, कि मैं एक काम करती हूँ कि इनको बोल देती हूँ, इनसे रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि मुझे ये सब्जेक्ट डिक्टेट कर दे, इनको ऐसे बोल देती हूँ। तो हाँ, मतलब जब वो फेज आता था तब मैं एकदम से 2 मिनट के लिए टेंशन लेती थी, लेकिन मैं फिर सोल्यूशन निकालने में बिलीव करती थी कि ठीक है, आप फिर से उठो और सोल्यूशन निकालो, क्योंकि हार मानने से कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से मतलब मैंने इन चैलेंजेस को फेस करते हुए मतलब ये एग्जाम निकाला है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली, ये एग्जाम क्लियर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये तो आप अलग अलग टेक्निक्स आपने जो इस्तेमाल किए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी जर्नी शेयर कर सकते हैं, आपसे रिलेट कर सकते हैं, तो उनको और क्या इनोवेटिव टेक्निक्स वो यूज कर सकते हैं जो आपने भी इस्तेमाल की? जितने भी मतलब ऐसे बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को ना मतलब अलग सोचना बंद कर दें। सबसे मेन मतलब मेरी ये चीज है। और मैं एक बाकी लोगों से भी, मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग मतलब जो आपके आसपास की सराउंडिंग है वो आपको बहुत इम्पैक्ट करती है। लाइक मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हूँ या एक पर्सन हूँ, तो मैं चाहूंगी कि मेरी जो सराउंडिंग हो वो इतनी पॉजिटिव हो, जहाँ पे सब मुझे बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करें, मुझे अलग ना ट्रीट किया जाए। तो लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करिए। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं वो अभी आपकी जैसे ही है सेम, बस उनका जो ना लाइफ जीने का तरीका अलग है, और उनके जो काम करने के तरीके हैं वो अलग है। आप उनको ये क्वेश्चन मत करिए कि आप ये चीज कैसे कर सकते हो या आप कैसे कर पाओगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इंसान को और डीमोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे जैसे बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को ना बाकी लोगों के जैसा ही समझना शुरू कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि बस आपका एक, मैंने कहीं बहुत ही मतलब महान किसी आईएएस ऑफिसर का ही ये चीज सुना था कि वो डिफरेंटली एबल थे, लेकिन हमेशा से उन्होंने माइंड में ये चीज एक्सेप्ट करा रखी थी कि मैं भी इन लोगों के जैसा ही हूँ, बस मेरा तरीका अलग है। तो ये चीज ने मुझे इतना ज्यादा इंस्पायर किया था। तो मैं भी आपको ही ये चीज बोलूंगी कि अपने आप को पहले तो सबके बराबर, सबके जैसा ही रखें। ये ना सोचें कि मैं कोई बेचारा हूँ या बेचारी हूँ। उसके बाद आपका तरीका बस अलग है, तो आप जैसे भी बचपन से पढ़ते आए हैं या जैसे भी आप मैनेज करते आए हैं, वही चीज करिए। उसके अलावा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और करिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला जो चीज है, जो मैं जैसे रिवाइज करती थी, आप ये कर सकते हो। या टेक्नोलॉजी तो इतनी ज्यादा आजकल बढ़ गई है कि आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। आपको कोई चीज स्कैन करके वो गूगल पूरा डिक्टेट कर देगा। आप क्या नहीं कर सकते, जॉस करके एक वो सॉफ्टवेयर आता है जो पूरा स्क्रीन रीड कर देता है लैपटॉप में। अगर मैं तो उससे ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी, तो मैं डिक्टेशन से बचपन से आदत थी, तो मैंने ज्यादा यूज नहीं किया। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप जॉस की हेल्प ले सकते हो, आपको लैपटॉप में वो पूरा आप पीडीएफ रीड करके सुना देगा। तो आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो, बस चाहना जरूरी है। फिर से यही रिपीट करूंगी कि अगर आप चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो, बस चाहना जरूरी है। सानिया, वेरी जी हाँ। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। सानिया, ये हाँ तो हाँ। आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया और कैसे पढ़ाई की। अब मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, उसके का एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती है इंटरव्यू को लेकर। या बिल्कुल। इंटरव्यू मैंने 2 बार दिया है, 2019 एंड 2020 का भी। तो मेरा मैं 20 वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इंटरव्यू इज लाइक, कभी भी ना मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में आपकी सिर्फ आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और आपका वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो बी रियल।
बहुत सारे लोग आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट एडवाइजेस देते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करना है, वो सब ठीक है, आप सुनो। बट आप बस इतना याद रखो कि आपको वहाँ रियल रहना है, क्योंकि आप ज्यादा मतलब बनोगे भी ना तो वो पकड़ लेते हैं। तो मेरे साथ बहुत अच्छा था मेरा जो 2020 का एक्सपीरियंस था। मुझे सबसे पहले तो मेरी आई प्रॉब्लम के बारे में ही काफी उन लोगों ने मतलब क्वेश्चंस किए कि कितना दिखता है आपको, और मतलब इस तरह से बात की कि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, और मैं उनको बहुत अच्छे से आंसर कर रही थी कि मतलब जैसे उन्होंने पूछा अरे कितना दिखता है आपको, तो मैंने बोला कि सर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स मतलब 100% मतलब डिसेबिलिटी में आता है। तो they were like, अरे ये तो डॉक्टर्स कुछ भी कहते हैं, सो व्हाट अबाउट यू। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर मतलब आप मुझसे इतने दिख रहे हैं कि आपने ब्लैक कलर का कोट पहना है एंड क्रीम टी शर्ट पहनी है और तो फिर थोड़े से मतलब वो इस चीज से वो समझ गए कि हाँ शी इज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट एंड वो इस चीज इन तरह के क्वेश्चन से डर नहीं रही है। फिर मेरा एक ही मतलब उनका यही क्वेश्चन था कि आप 19 में सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो आप अपने जो आपको मिला है इससे आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको क्या बनना है। मैंने बोला मेरे जो प्रेफरेंस थी उसमें मैंने डिप्टी कलेक्टर को फर्स्ट दिया हुआ था। तो बोले क्यों बनना है आपको, ये क्यों। तो उनका जो क्वेश्चन होता है ना तो वो उसी से क्रॉस करते जाते हैं, लाइक आप जो आंसर करेंगे वो उसी से क्रॉस करते जाते हैं आपको, और बहुत मजा आता है। मेरे को मुझे तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा इंटरेक्शन होता है आपका, आप कुछ चीजें सीखते भी हो। और जैसे कि मुझसे मतलब वो इसी क्वेश्चन के कई सारे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि आप डेप्यूटी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो। तो लाइक आई वाज लाइक कि मुझे मतलब डाइवर्सिटी चाहिए, मुझे डिफरेंट फील्ड में काम करना है। बीइंग अ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर मे बी मैं शायद एक ही फील्ड में काम कर सकूं। तो ही वाज लाइक सेटिस्फाइड विद सच काइंड ऑफ आंसर्स, आपको डाइवर्सिटी क्यों पसंद है। तो मैंने बोला क्योंकि मतलब डाइवर्सिटी से आप बहुत डिफरेंट फील्ड को टच कर सकते हैं। और तो उसी से वो आगे क्रॉस क्वेश्चन करते जाते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था मेरे उसमें मेरे ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं हुए थे, मे बी वो आपकी पर्सनालिटी समझ जाते हैं। लाइक उनको ये चीज से मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया था कि आपका अध्ययन बहुत गहरा है। तो उन लोगों ने मुझसे ना ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल फैक्चुअल जो छत्तीसगढ़ के फैक्ट्स हैं या इस तरह की चीजें एक बहुत रेयर मुझसे पूछी गई है। मुझसे ज्यादातर एनालिटिकल क्वेश्चंस किए गए हैं, लाइक इंडिया में इकोनॉमिकल इक्वालिटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं बट पूरी तरह से नहीं आई है, इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो मैंने एग्जाम्पल देके किया था कि डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, मतलब जो कम पॉपुलेशन है उसके पास ज्यादा वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसके पास कम है। इस तरह से मतलब, और मैं मतलब ये सोशल इक्विटी के ऊपर उन्होंने पूछा, और यही चीज उन्होंने पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर पूछा। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं कॉन्फिडेंट थी कि मुझे इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड किया था उस इंटरव्यू को। एंड सही में मुझे मिला भी था अच्छे नंबर। आपको समझ आ जाता है आपके इंटरव्यू के टाइम कि आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है। जैसे 19 वाला मैं थोड़ा थोड़ा सा नर्वस हुई थी, तो मुझे पता था कि शायद ये उतना अच्छा नहीं गया, बट 20 के टाइम आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और रियल रहना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। जब आप इंटरव्यू हॉल के अंदर जाते हो तो सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, बाहर डर लगता है, जितना डर लगता है सिर्फ बाहर लगता है, अंदर जाने के बाद सब नॉर्मल लगता है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं वहां जो अंदर रहते हैं, वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। बस आपको ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है और रियल रहना है। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा सान्या, हमें भी सुन के। सान्या, आपने बताया कि डिक्टेशन की मदद से आप पढ़ती थे, और एग्जामिनेशन में हाउ डिड यू राइट, हाउ डिड यू प्रोड्यूस योर आंसर? एग्जाम के टाइम मुझे राइटर की जरूरत पड़ती थी, एंड ये मेरी जो लाइफ का सबसे चैलेंजिंग फेज था, मीन्स लिखना, क्योंकि वहां मुझे राइटर की जरूरत थी। क्योंकि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मेरे जो टीचर्स थे तो ऐसा था कि बचपन से उसी स्कूल में पढ़ रही हूँ, तो मैं स्केच पेन से जैसा भी लिखती थी वो लिख पढ़ लेते थे। बट इस तरह के एग्जाम्स में आप प्रॉपर हैंड राइटिंग एंड ऑल चाहिए, और तो मैं तो लिख नहीं सकती थी। जैसे बोर्ड एग्जाम में मेरी जो सिस्टर थी उसने मेरा एग्जाम लिखा था, लेकिन यहाँ ऐसा क्राइटेरिया होता है कि आपको क्लास 11th 12th तक का ही मैक्सिमम जो बच्चा होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है सीजीपीएससी का। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल फेज यही था। इनफैक्ट 2019 का जो मेंस था उसके एक हफ्ते पहले तक मेरे पास राइटर नहीं थी, मैं बच्चों को ढूंढ रही थी यहाँ वहाँ, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देती हूँ। तो मुझे एक अच्छा मतलब एक्टिव बच्चा चाहिए था जो इस चीज को करने के लिए रेडी हो। तो मैं बहुत से स्कूल्स में जाके पता करती थी, तो कई जगह 12th के एग्जाम चल रहे थे, कई 11th के एग्जाम चल रहे थे। फॉर्चुनेटली मुझे डीपीएस की एक ऐशानी भटनागर करके बच्ची मिली, जो मतलब बिल्कुल एक बार बस पूछने से एकदम रेडी थी। वो मेरी एक पुरानी स्कूल की टीचर थी जो उस स्कूल में पढ़ाती थी, उन्होंने बस उससे कांटेक्ट करवाया था। तो शी वॉज रेडी फॉर दैट, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस एज का बच्चा इतना मेच्योरिटी रखता है कि उस एक बार में मतलब रेडी हो जाना भी बहुत बड़ी बात है इस एग्जाम लिखने के लिए किसी का।
तो बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वो 11th-12th का जो बच्चा होता है वो इतना मेच्योर नहीं होता कि वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम लिख सके। मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता था। दिन में 2 पेपर होते थे। उस बच्ची को मेरे साथ दिन में आप समझ लीजिए 9 घंटे स्पेंड करने होते थे। 1 घंटे का बीच में बस गैप होता था। उसको 2 एग्जाम लिखने हैं जिसमें मतलब बहुत हाथ दुखता था बच्चे का और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था, लेकिन शी वाज़ लाइक वेरी एक्टिव कि नहीं दीदी आप परेशान मत हो, मैं लिख दूँगी। तो डिक्टेट करना बहुत डिफरेंट हो जाता है। जब आप खुद आंसर लिखते हो, तो आपका एक माइंडसेट जो चलता है वो बहुत अलग होता है और जब आप किसी और से लिखवा रहे होते हो तो आप शायद बहुत वो आंसर आप उतना बेहतर नहीं लिखवा सकते। यहाँ पे राइटर का भी एक्टिव होना और कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे 19 और 20 दोनों के जो राइटर्स थे, 20 में मेरे साथ एक दूसरी बच्ची थी, तो दोनों ने बहुत एक्टिवली और बहुत मैच्योरली मेरे साथ हेल्प किया, मुझे कोऑपरेट किया, तो मैंने इजीली वो चीज़ कर ली। वरना वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था जो मेंस का पेपर था। मैं कई बार ये सोचती थी कि अगर मेरा मेंस नहीं निकलेगा तो एक बहुत बड़ा रीजन राइटर का जो होता है वो हो सकता है, क्योंकि स्पेलिंग वो क्या लिख रहा है या वो कैसी हैंडराइटिंग लिख रहा है या उसकी स्पीड, ये सब बहुत मैटर करती है। तो राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरे से डिक्टेट करवा के लिखवाना बहुत डिफिकल्ट जॉब था, लेकिन जैसे जैसे मैंने 19 का भी एग्जाम दिया है, 20 का भी एग्जाम दिया है, मैंने होपफुली अच्छे से कर लिया वो, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो स्टेज क्लियर कर लिया क्योंकि वो वाकई बहुत डिफिकल्ट है। मैं आगे जाके भी अगर एग्जाम के लिए वापस से प्रिपेयर करती हूँ ना, तो अगर मैं अपना 100% भी दे दूँ तो भी मेरे राइटर पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो किस तरह से वहां पे मेरे अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है, यानी उस पर मेरा एग्जाम क्लियर होना बहुत डिपेंड करता है। तान्या, डेफिनेटली बहुत सारे एस्पेक्ट आपने अपने जर्नी से रिलेटेड बताए। किस तरीके से स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी, आपने मेंशन भी किया है। जी हाँ, स्टडी आईक्यू से एक्चुअली मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। तो स्टडी आईक्यू में द हिंदू एनालिसिस का जो पेपर मतलब द हिंदू का जो एनालिसिस चलता था, मैं पेपर रीड नहीं कर पाती थी, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। मैं आर्टिकल्स के जो वो एनालिसिस सर करते थे तो मैं वो सुना करती थी। इनफैक्ट मैं अभी भी वो द हिंदू एनालिसिस अभी भी सुना करती हूँ अपने अवेयरनेस के लिए, और मेरे ये इंटरव्यू के टाइम पे भी मैं यही चैनल से ही सुन के जाती थी। तो और इसके अलावा मैंने इसका पेन ड्राइव कोर्स भी लिया हुआ था। यूपीएससी का भी पढ़ा है मैंने और सीजीपीएससी का भी पेन ड्राइव कोर्स मैंने स्टडी आईक्यू का लिया है, जिससे मतलब बहुत हेल्प मुझे मिली थी। कोचिंग के अलावा, कोचिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने ये स्टडी आईक्यू का ही पेन ड्राइव कोर्स सीजीपीएससी के लिए पढ़ा था। उसके अलावा जो इसमें शॉर्ट वीडियोस चलते रहते हैं, बहुत सारे जो अभी करंट इश्यूज चलते हैं, वो सब के लिए लिटरली मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा ये प्लेटफॉर्म, इंटरव्यू के टाइम स्पेशली और मेंस के टाइम। क्योंकि प्री में तो आप मतलब फैक्ट बेस्ड थोड़ा होता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू और मेंस लिखते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये सब चीजों में मतलब मुझे जो करंट में अभी क्या चल रहा है एंड द हिंदू जैसे आर्टिकल्स, जहाँ ऐसे में मैं यूज कर पाती थी, जो मैं इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पढ़ती थी, और इनफैक्ट अभी भी मैं ये न्यूज़पेपर्स वगैरह का एनालिसिस अभी भी सुनती हूँ। तान्या, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में आपने अपनी जर्नी के बारे में सभी के साथ शेयर किया। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को एक अलग आईना मिलेगा प्रिपरेशन का, एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच सान्या, एंड द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू सो मच, एंड सभी को ऑल द बेस्ट, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। सब लोग किसी को भी गिव अप नहीं करना है। मैं कर सकती हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री माइंड से डेडिकेटेड होके पढ़िए, कोई गिव अप नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, एकदम फ्री माइंड से पढ़िए, बिल्कुल आप सक्सेस पाएंगे।